और देखो ये वाला चैप्टर है वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। देखो इन्वायरमेंट वाला ना काफी कुछ है इसके अंदर। जैसे अभी तक हमने पढ़ा, देखो जैसे वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा है ना, उसके साथ भी रिलेट करता है। और इंडिया का एक टारगेट है जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी काम करता है ये वाला। और जैसे हमने कल पढ़ा था कि जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बेस पर इकोलॉजी है ना, लोगों की लाइवलीहुड है। और एग्रीकल्चर हमने प्रमोट करना है उस एरिया में जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है ना। तो वो जितने भी एरिया है ना, सबके ऊपर है ये। तो आपका जो मेंस वाला जो पेपर है ना, पेपर 3 वाला मेनली है ना, उस पर ज़्यादा काम करेगा ये। तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है, तो वाटर के अंदर सबसे पहले क्या क्या है, जल जीवन मिशन। और इसमें क्या टारगेट रखा हुआ है, फंक्शनिंग हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। हर घर में क्या होना चाहिए, पानी का नल का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये प्री के लिए क्वेश्चन बनता है। और द रूरल फैमिली बाय द ईयर 2024, ये है इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है ना। और लॉन्च कब किया था ये, 15 अगस्त 2019 को। और कितना पानी एवरेज आना चाहिए पर कैपिटा, 5 लीटर, इतना पानी चाहिए उसका पर कैपिटा है ना, एक आदमी के खाते में जाना जितना। बट हिमाचल 2 साल और बढ़िया चला हुआ है। कितना, कब तक का टारगेट रखा हुआ है, 2022 तक। और अगर इस तरह से देखेंगे तो अभी हिमाचल में कितने लोग कवर हो चुके हैं पानी के नलकों से, 91%, जो कि इंडिया की एवरेज कितनी है, 45.50। और हिमाचल इसमें है 18th पोजीशन में। तो सबसे पहले क्या है कि 2024 तक का जल जीवन मिशन के अंदर पूरे इंडिया के लिए टारगेट है कि हमने पानी घर घर तक पहुंचाना है। और ये लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2019 को। और 55 पर लीटर पर कैपिटा। और हिमाचल ने क्या कर दिया, उसको 2 साल और आगे बढ़ा दिया, पीछे कर दिया 2022 तक। और अभी कितनी कवरेज है, 91% है ना। हिमाचल के बड़े इंटीरियर गांव हैं, वहां भी चला गया है पानी है। और अभी भी देखो नेशनल लेवल पर कितना है, 45% ही कवर हुआ, जो कि इस कंडीशन में क्या बनाती है हिमाचल को इंडिया की 88 स्टेट है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्री के लिए जरूरी है आपके लिए। उसके बाद है अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल में कितने टाउन एंड अर्बन लोकल बॉडी है, 61। और 51 के लिए कौन काम कर रहा है, टाउन यूएलबी आर अंडर जल शक्ति विभाग। आपने याद रखना है, जल शक्ति विभाग है सभी के लिए। शिमला के लिए क्या है, जल प्रबंधन बोर्ड। एंड परमाणु के लिए कौन है, हिमुडा, हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिमुडा है ना। आगे एक चैप्टर आएगा हिमुडा का। तो अभी देखो ये भी प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक कितने हमारे पास टाउन एंड यूएलबी है, 61। और 51 के लिए कौन काम कर रहा है, जल शक्ति विभाग। और 2 टाउन ऐसे हैं, एक शिमला और एक परमाणु, जिसके लिए अलग काम कर रहा है। परमाणु के लिए कौन है, हिमुडा। और क्या बोलते हैं उसके लिए, शिमला के लिए क्या है, जल प्रबंधन बोर्ड। The improvement of the water supply scheme of 48 town including Shimla and Parmanu is now complete. पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कितने में, 48 में। और अभी कहाँ चल रही है, रिवाल्सर एंड ज्वाली में। ठीक है जी। नेक्स्ट है सीवरेज का भी ऐसे ही है, 61 यूएलबी है। और जल शक्ति विभाग के अंदर कितनी आती है, 32। जल विभाग was completed सीवरेज ऑफ 32 टाउन and has installed 62 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये सीवरेज प्लांट होता है ना जो, जिसको बाद में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूज करते हैं, तो वो भी चल रहा है यहाँ पे। तो इतना जरूरी नहीं वाला, ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट पता है कौन सा वाला एरिया है, ये आता है मेनली इरिगेशन के लिए। और देखो इरिगेशन के लिए क्या हमारे पास, कुछ कन्वेंशनल है, कुछ नए वाले हैं। अब सरकार क्या करती है, एक एरिया को स्पेसिफाई कर देती है कि इस एरिया में हमें क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट लगाना है ताकि वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी पूरी हो जाए। उसको नाम क्या दिया है, कमांड एरिया डेवलपमेंट। किसके लिए, इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए। तो अब फिजिकल टारगेट कितना भी रखा हुआ, 3640 हेक्टेयर कल्चरेबल कमांड एरिया। इतना हमने क्या करना है, वहां पे इरिगेशन प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइडिंग कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज आउट ऑफ विच 1000 के करीब करीब क्या कर दिया, हैज बीन अचीव्ड बाय 2021।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड इंसेंटिवाइजेशन स्कीम फॉर ब्रिजिंग इरिगेशन गैप। तो क्या करना है इसने, इरिगेशन गैप को फुलफिल करना है। अब जैसे मान लो एक एरिया है, एक एरिया में कोई नहर चल रही है ना, उधर वाले एरिया में नहर चल रही है, तो बीच वाले एरिया में वो दोनों नहरें नहीं कनेक्ट कर रही है, तो उसके लिए क्या करे, उसको किसके अंदर लाया जाएगा, कमांड एरिया के अंदर, है ना। तो इस गैप को पूरा करने के लिए क्या, प्रोवाइडिंग कैड एक्टिविटीज इन द कंप्लीटेड ऑनगोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट बाय 16 and 17 अकॉर्डिंगली 6 प्रोजेक्ट कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट अभी तक यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये आप वैसे ही मेंस के लिए भी कर सकते हैं इसको। एक है हैंडपंप वाली स्कीम, और ये यहाँ पे क्या, अगर कोई अब इंडिविजुअली अगर घर पे हैंडपंप लगाना चाहता है ना, तो कितना परसेंट उसको मिलेगा, कॉस्ट 70% पे ही लगेगा। अब देखो इरिगेशन वाला देखना था यहाँ पे, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। टोटल लैंड कितनी हमारे पास, 55.67 लाख हेक्टेयर जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती है, और जिसमें से टोटल लैंड ये है, और कल्टीवेबल लैंड कितनी है, 5.83। अब इस 5.83 में से सिर्फ 3.35 हेक्टेयर ही है जिसके पास क्या है, पोटेंशियल है इरिगेशन की, है ना। देखो टोटल कितना है हमारे पास, जो जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं 5.83, और इरिगेशन की पोटेंशियल कितने के पास है, 3.35, और इसमें से भी क्या है 2.85 में के अंदर क्या है हमारे पास, माइनर इरिगेशन, है ना। और 0.50 के पास कितनी है हमारे पास, क्या है हमारे पास, मेजर एंड मीडियम इरिगेशन। तो यही डाटा आपको याद रखना है। देखो टोटल एरिया तो हमें पता ही है कौन सा है, और उस टोटल एरिया का 5.83 जहां पे इरिगेशन हो सकती है, तो उसका मतलब पूरे में इरिगेशन नहीं हो रही है, कितने में इरिगेशन हो रही है ना, 3.35, और जिसमें से माइनर कितना में 2.85, और मेजर वाली है जो मेजर एंड मीडियम, ये किसमें 0.50 में। इन नवंबर 2022 तो टोटल कितना कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2.92 लाख हेक्टेयर हैज बीन ब्रॉट अंडर द इरिगेशन। तो इतना लैंड है हमारे पास इरिगेशन के लिए जो काम कर रही है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट वाला हो गया, और अब आएगी मेजर इरिगेशन की जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स है। तो देखो मेजर वाला सिर्फ एक ही है, कौन से वाला, शाह नहर, और शाह नहर कहाँ पे है, कांगड़ा में। इसमें से क्वेश्चन आता है, सर में यहाँ लिखा है ना चांगेर लिखा है पर जगह लिखे पर हमने ऐड कर रखी अपनी तरफ से। अब मीडियम इरिगेशन देखो ये पूछते हैं क्वेश्चन में, चांगर कहाँ पे है, बिलासपुर में, और सिद्धार्था कहाँ पे है, कांगड़ा में, और बल वैली किधर हो गई, मंडी में। और वर्क ऑफ सिद्धार्था इज इन प्रोग्रेस किसके अंदर, कैट के अंदर। अब प्रेजेंट वर्क ऑफ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट पिनासिंग, ये पिनासिंग भी पूछा है कभी पेपर में, ये कहाँ पे है, इन नूरपुर में, बल्कि सर्वे में नहीं लिखा है नूरपुर, वहां सिर्फ पिनासिंग लिखा हुआ है। एंड नदौन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर, नदौन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर। ठीक है जी। अब ये फैक्चुअल है आपके लिए जानने के लिए। तो देखो अब यहाँ से लगता है ना पता, तो ये भी किसकी बात आती है, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रा हमारा ये बताता है आज की डेट से भी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना वो सिर्फ एक ही है, कौन सा वाला, शाह नहर, और जो बाकी है वो भी कोई बन रहा है, कोई बन चुका है, और वो भी कौन से है, मीडियम एंड माइनर। और इसके लिए अलग से किसके अंदर आते हैं सारे, कैट के अंदर। ठीक है ना। तो ये सारा हो गया हमारा कौन सा वाला, वाटर वाला। अब है जी इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। और देखो ये तो आप ना जितना इसका डाटा है इसका पूरा याद रखो आप, इसके लिए मेंस के लिए बहुत रेलेवेंट डाटा है इसके अंदर। तो अब देखो जी हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब का है, 1955 का। अब देखो सरकार पता क्या करती है, जो भी प्लास्टिक वाला मटेरियल है ना, जो डिग्रेड नहीं हो सकता, उसको सरकार क्या करे, खरीद रही है। इसलिए खरीद रही है, एक तो उसको क्या कर दिया, एनवायरनमेंट से उठा लिया, दूसरा लोगों में लालच आ गया, है ना, और बाद में उसको क्या कर दिया, इसका वेस्ट को यूज करके कुछ इसकी रीमैन्युफैक्चरिंग कर दी, है ना। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इस टाइम सरकार कितने में खरीद रही है इसको। तो अब देखो कितना खरीद रही है, 75 पर केजी। अब देखो अंडर बायबैक पॉलिसी, तो पॉलिसी का नाम क्या है, बायबैक पॉलिसी। देखो ना जैसे क्वेश्चन देखो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि हिमाचल जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है अभी,
what steps has been taken by government to fight against environmental problem? environmental problem के लिए सरकार क्या कर रही है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्या बोलेगा हम कि इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और हिमाचल को भी क्या करना है, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो हिमाचल क्या कर रहा है उसके लिए, इस पे क्वेश्चन बनता है ना। जैसे अगर आप देखो ना, एक सिलेबस में है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। और उस नेशनल प्लान के अंदर कितने मिशन है, सारे 8 मिशन है। देखो 2017 में क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था, ये 8 मिशन के नाम लिखने थे, है ना। अब उस 8 मिशन के अंदर एक मिशन किसके लिए, सिर्फ हिमालयन इकोसिस्टम के लिए। अगर आप पढ़े हुए ना आपने, लास्ट वाला जो मिशन है, लास्ट वाला मिशन किसके लिए, सिर्फ हिमालयन इकोसिस्टम के लिए। तो अगर हिमालयन इकोसिस्टम के लिए, तो हिमाचल किसमें फॉल करता है, हिमालय में। तो उसके लिए हिमाचल क्या कर रहा है, तो इसकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। देखो तीन तीन एंगल से क्वेश्चन बना गया है। एक तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को रोकने के लिए हिमाचल कर क्या रहा है, दूसरा एसडीजी में क्या कर रहा है, तीसरा क्या बता था अभी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसका जो लास्ट मिशन है कौन से वाला, हिमालयन वाला, है ना। तो उसके लिए क्या कर रहा है, ठीक है जी बात। अब देखो जी, तो स्टेट, अब एक चीज और है। अब देखो जैसे हम क्या पढ़ते होते हैं ना, ये मेंस में है, जैसे मैंने बताया ना आपको, ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज है। और दूसरा क्या है कि जो किसान है, फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को डबल करना है ना। और एक आता है हमारे पास कौन सी, जिसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, है ना। ये भी आपके पेपर 2 में है, इंडस्ट्री वाले पार्ट में। अब ये क्या कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पत्तल एंड डोनाज, जो बाउल्स होता है ना, जैसे शादियों में लोग करने लगे फिर से इसको, जो धाम होती है ना, कांगड़ी धाम, ये धाम, तो उसमें क्या दिया जाता है, पत्तल दिया जाता है। तो जब आप लोगों की शादी होगी ना, तो आप इनको यूज करना। इससे क्या फायदा होगा, 2 बेनिफिट हो गए इससे। एक तो आपके माध्यम से क्या होगा, इन्वायरमेंट बचेगा। दूसरा क्या होगा, जो गरीब लोग है ना, जो इसका बिजनेस करता है, उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। तो आज ही घर वालों को बोल के रखना कि ऐसा ज्यादा खर्चा ना करना। तीसरा क्या हो जाएगा, थोड़ा खर्चा बच जाएगा, पर आप करोगे नहीं ऐसा। चलो ये, तो इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है, काम करना चाहिए, है ना। और अब देखो, और इसको सपोर्ट करने के लिए क्या बनाया गया, और इसको देखो ना, जैसे आपने हमने पढ़ा ना, एक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ा नहीं इकोनॉमी क्या होता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है कि जो भी कॉर्पोरेट लगातार 3 साल से प्रॉफिट में जा रहा है, लगातार 3 साल से प्रॉफिट में जा रहा है, उसको अपने नेट प्रॉफिट का कितना, 2%, 2% किसको देना है, सोसाइटी के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। तो वो कंट्रीब्यूशन किस में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, और किस में हो सकता है, एनवायरनमेंट में। तो ये क्या बन गया, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना बात। तो अगर कोई कॉर्पोरेट अपने हिसाब से क्या कर रहा है, पत्तल बनवा रहा है, कुछ और करवा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी जो डिमांड, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको जो पे करना है, वो भी पूरा हो जाएगा। और लोगों को भी क्या मिल जाएगा, वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा, और साथ में इन्वायरमेंट को वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी काम होता है। नेक्स्ट है जी, स्टेट नॉलेज सेल्स ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फिर से किसमें आप यूज करोगे, ट्रेडिशनल नॉलेज में। और अब सरकार क्या करती है, देखो जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो उस क्लाइमेट चेंज के लिए देखो 2 तरह की चीज हो रही है। एक तो क्या कर सकते हैं हम, ट्रेडिशनल नॉलेज यूज कर सकते हैं, है ना, भले ही इसमें नहीं लिखा है, बट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है हिमाचल में जो ट्रेडिशनल नॉलेज द्वारा की जा सकती है। जैसे जैसे छोटी छोटी कूल हो गई, जैसे मैं आपको कल दे रहा था, घराट का बोल रहा था मैं आपको। और केमिकल की जगह क्या कर दो, जैसे कोई नीम के पत्ते होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो की जा सकती है। अच्छा, दूसरा क्या कर रहे हैं कि अभी देखो ना, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। अब ब्यास रिवर बेसिन है, और देखो जैसे हमने कल पढ़ा था ना, फॉरेस्ट को लेकर 3 स्कीमें पढ़ी थी हमने। एक बात करती इकोसिस्टम की, दूसरी बात करती थी किसकी, लाइवलीहुड की, और तीसरी करती थी जो रेन फेड एरिया, वहां पे क्या करना है, एग्रीकल्चर पैदा करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारे जो स्टेट है, वहां पे रिवर बेसिन है। और देखो जैसे लास्ट लास्ट पिछले साल एक मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ब्यास इको टूरिज्म जोन के ऊपर, तो जो ब्यास ब्यास वाला जो एरिया है ना, देखो ब्यास जहां से निकलती है कहाँ तक जाती है, अल्टीमेटली पोंग डैम तक। और उधर से हूल रिवर मिलती है उसमें, है ना, और ट्रिब्यूटरी मिलती है, कहीं पे ऑर्चर्ड है, कहीं पे एडवेंचर टूरिज्म है।
तो सारा क्या बन गया, वो इको टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है नेचर के साथ। अगर वहां पे इको टूरिज्म बन सकता है ना, और अगर इन्वायरमेंट खराब होता रहा, चेंज होता रहा, तो वो इको टूरिज्म के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर टूरिज्म के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो लाइवलीहुड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग किसान खेती भी करते हैं वहां पे, ये भी करते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो रिवर बेसिन है ना, वो है वल्नरेबल कंडीशन में, मतलब जिसको क्या बोल सकता हूँ, एक खतरा है इसके लिए। अब इसके लिए सरकार क्या करती है, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जैसे जैसे होती है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, और वैसे क्या हो गई, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किसकी हुई अभी तक, ब्यास रिवर की। अब अगला टारगेट किसके लिए हो गया हुआ है, सतलुज के लिए। आप समझो, अब यहाँ पे इसको कहाँ पे यूज करोगे आप, अब अगेन सिलेबस में आपके क्या, डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ द स्टेट, डिजास्टर प्रोफाइल है। अब उस डिजास्टर को अगर हमने रोकना है ना, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो काम तो पक्के करने पड़ेंगे। एक करना पड़ेगा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और दूसरा करना पड़ेगा क्या, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो कि सरकार ने क्या कर दिया है, ब्यास में कर दी है, और सतलुज के लिए करनी स्टार्ट कर दी है। यही है ना, देखो डिजास्टर का अगर आप देखोगे ना, जैसे डिजास्टर है, डिजास्टर जो है ना, डिजास्टर कभी रुक सकता है या कम हो सकता है, कम हो सकता है ना। तो कम करने के लिए क्या करेगा, प्रेपरेशन, मिटिगेशन, है ना, पढ़ते हैं ना, जैसे इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा हुआ क्या, अप्रोचेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो अब देखो ये तो कंफर्म है कि क्या होना है, पहले डिजास्टर आना है, डिजास्टर के तुरंत बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है ना। रिस्पॉन्स किसी का भी हो सकता है, लोकल का हो सकता है या जो भी है। रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा, रिहैब, ठीक है ना। अब रिहैब के बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स या मेडिकल के फॉर्म में होगा, खाने के फॉर्म में होगा, जो भी उनको चाहिए होती है। और रिहैब में क्या होगा, टेम्परेरी तौर पर कहीं पे रख देना उसको। उसके बाद रिहैब के बाद क्या होगा, उनकी परमानेंट सेटलमेंट। रिहैब ज्यादा देर तक तो नहीं चलेगा, है ना। अब क्या करना पड़ेगा उनको, परमानेंट सेटल करना पड़ेगा। अब जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, अब परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो भी हम चीजें बना रहे हैं उनके लिए, वो कैसे, वहां पे क्या होना चाहिए, मिटिगेशन, बिल्डिंग बना रहे हैं तो मान लो अर्थक्वेक वाला है वहां पे एरिया, तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस होना चाहिए, बाढ़ वाला तो वैसा होना चाहिए, है ना। तो उसको क्या बोलेगा हम, मिटिगेशन। कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए क्या करेगा हम, मिटिगेशन होगी। उसके बाद मिटिगेशन के बाद क्या होगी, फिर होगी प्रेपरेशन, तैयार तो रहना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए लगा है बाहर, वो फायर वाला लगा है ना सिलेंडर, क्या है ये, मिटिगेशन है। बट क्या सब लोग प्रिपेयर्ड है कि सबको चलाना आता है, तो मिटिगेशन अकेले नहीं है। तो मिटिगेशन से ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रेपरेशन। अगर आपको बोल दिया कि आपको पूरी दो चार बंदूकें दे दी कि आपके पास पूरा हथियार है, कोई भी आपके बचाव के लिए, तैयारी है नहीं आपके पास, आपको चलानी नहीं आती, है ना, आप उसको डंडे की तरह यूज करो बाद में, तो फिर क्या होनी चाहिए, प्रेपरेशन। और प्रेपरेशन के बाद क्या होना है, प्रेपरेशन के बाद डिजास्टर होना ही होना है, रोक नहीं सकते ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, डिजास्टर को रोका जा सकता है, किसके द्वारा, मिटिगेशन एंड प्रेपरेशन। अगर आपके सही होगी, ठीक है ना, पेपर आएगा आपका तो वो डिजास्टर होना है नहीं होना है ये डिपेंड किस पे करेगा, मिटिगेशन पे एंड प्रेपरेशन पे। तो जितनी स्ट्रांग होगी आपकी उतना रहेगा। तो अब देखो, तो कहाँ कहाँ यूज कर पा रहे हैं हम इसको, डिजास्टर वाले चैप्टर में भी यूज हो जाएगा यही वाली इंफॉर्मेशन। तो सतलुज रिवर 18,800 पंचायत, 12,500 विलेज, कहाँ पे, किन्नौर में जाती है रिवर, शिमला में जाती है, कुल्लू में जाती है, सोलन, मंडी, बिलासपुर, और लास्ट में कहाँ जाएगी, कांगड़ा। कांगड़ा में नहीं जाएगी, कांगड़ा में तो जाएगी,
नहीं जाएगी ना, ठीक है जी। तो कहाँ जाएगी, सीधा नंगल से, ठीक है ना। चलो जी। और क्या है, सीसी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एडप्शन प्लान फॉर किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। अब देखो किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए क्यों लगा हुआ है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या है, डिजास्टर के चांसेस और ज्यादा है। किसकी वजह से, यहाँ तो देखो डिजास्टर कौन सा होगा, लैंड स्लाइड होगा, एवलांचेस है ना जो आते हैं, हाँ ग्लेशियर्स वगैरह, तो उससे हो जाता है। चलो जी, एचपी क्लाइमेट चेंज कनक्लेव, तो इसके लिए क्या करते इन्होंने, एक मीटिंग करी 2021 में, और ये मीटिंग कहाँ हुई है, इसका नाम रखा सिक्योर हिमाचल सेफ इंडिया। क्या मतलब है इसका, और देखो एक क्वेश्चन में लिखने को आ गया, आपके पास स्टेटमेंट आ गई, यही स्टेटमेंट आ गई, पीछे लिख लिया कमेंट कर दोगे आंसर इसका। अगर मान लो मैं इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया, यही स्टेटमेंट ले ली, सिक्योर हिमाचल सेफ इंडिया, और उसके आगे कुछ नहीं लिखा, क्या लिख लिया, स्टेट कमेंट, इसके ऊपर क्या करनी है आपने, कमेंट करनी है। क्या कमेंट करोगे आप, क्वेश्चन समझ गए आप लोग, हाँ जी क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्वेश्चन सीधा है कि अगर आप हिमाचल की कदर करोगे तो किसका फायदा होगा, इंडिया का। तो आपकी आंसर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हिमालय से, तो ग्लेशियर से भी ठीक है। कौन सा ग्लेशियर लिखोगे आप पहले, देखो ना आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, नेशनल एक्शन जो प्लान है ना, उसका जो लास्ट गोल है वो किसकी बात करता है, हिमालय की। तो हिमालय क्या है, उनमें से एक स्टेट है, ठीक है जी। और हिमालय क्या है, अबोर्ड ऑफ ग्लेशियर, एंड ग्लेशियर से फीड की हुई क्या, रिवर, और क्या है, फॉरेस्ट भी है यहाँ पे। तो इन सब को मिला के क्या बनता है, पूरा हिमालयन एक इकोसिस्टम। और जो ये हिमालयन इकोसिस्टम है, ये क्या 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 प्रोवाइड करता है, अब देखो जैसे प्लेन वाला एरिया यहाँ पे, नॉर्थ का जो प्लेन है वो उस पे क्या आती है, रिवर आती है, और वो रिवर कहाँ से आती है, हिमालय से आती है। तो देखो रिवर के ऊपर बात कर सकते हो आप, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात कर सकते हो आप, है ना। और बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ और क्या हो गई है, जैसे अपना डिजास्टर हो गया, इसके ऊपर बात कर सकते हैं, है ना, मॉनसून हो गया, है ना, वेदर हो गया। तो यही सारा आंसर है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना बात, अब इससे आपको पता लग गया कि डिजास्टर के ऊपर ही है ना, अगर मारो मेल्ट होगी रिवर्स, इतनी तेजी से मेल्ट हो गई तो शुरू में क्या आएगा, फ्लड आएगा, पर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, और वो फ्लड इतना तक आ जाएगा कि जो सी लेवल है ना वो भी बढ़ जाएगा। यही बोलते हैं ना कि अगर इतना ज्यादा डिजास्टर पिघल जाएगा ये, तो स्ले का जो पानी है ना वो भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद कुछ सालों के बाद क्या आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा। और ड्रॉट आएगा तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ जाएगा, जो इंडियन प्लेन वाला एरिया ना इसमें बढ़ जाएगा। तो इसमें किससे चांसेस बढ़ जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बढ़ने लग जाएगा। देखो हमने पढ़ा था ना उससे, UNFCCC एक डेजर्ट वाला, और अल्टीमेट किस पे प्रॉब्लम आ जाएगी, CBD किस पे, बायोडाइवर्सिटी पे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो तो हिमालयन सिक्योरिटी के लिए क्या है, सेफ इंडिया 2021 में। अब सवाल ये आता है कि मीटिंग कहाँ हुई थी, 18-19 दिसंबर 2021 को शिमला में। चलो जी, स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, जैसे नेशनल एक्शन प्लान है ना, वैसे कौन सा है, स्टेट का। और इसका क्या है, वर्जन 2। अब इसको कब तक के लिए टारगेट किया है, 21 से लेकर 30 तक, और 30 के साथ क्यों सिंक किया इसको, क्योंकि 30 में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक एक्शन पॉइंट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए लगेगा है। पर अब सवाल पता है क्या, प्रीवियस क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान कब से कब तक है, तो इसको याद रखना, 2021 से लेकर 2023 तक, ठीक है ना। क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल इंडिया। अब देखो ये तो अब समझ गया ना बात, कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है अब, एडेप्टेशन। ये तो हम मान के चल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट अच्छी कंट्री कौन सी मानी जाएगी, जो अपने आप को उस क्लाइमेट के साथ अब अडेप्ट करना स्टार्ट करेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा डालना पड़ेगा। तो अब देखो इसको किसके साथ फिर से सिंक कर दिया, SDG 2030
और एक्शन प्लान ऑन स्टेज, एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद स्पेशल अटेंशन टू vulnerable target group such as women self help group और women farmer producer organization। तो ये हो गया। तो इसके लिए क्या कर दिया, एकदम प्रोजेक्ट बना दिया। उसके बाद यदि सेटिंग अप नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखो पूरी करंट दे रहा है उसके ऊपर, जो डिजास्टर रिस्क प्रोफाइल है ना, उसके करंट क्या है। तो नॉलेज नेटवर्क बनाना है ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और देखो सबसे पहले क्या है कि जब भी डिजास्टर आता है ना, जब भी डिजास्टर आएगा तो उससे पहले क्या होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, कि अब जो नॉलेज है ना, और वो किसके बेस पर चल रही है आज की डेट से, क्लाइमेट चेंज। तो सच्चाई ये है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके बारे में क्या हमें नॉलेज है, और अगर नॉलेज के बेस पर अगर हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये 3 हो गया ये चीज। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें क्या होना चाहिए, अवेयरनेस एंड नॉलेज, और वही अवेयरनेस एंड नॉलेज किस में हेल्प करेगी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। ठीक है जी। पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और क्या है, आपको इस बात का ज्ञान है तो आपका क्या कम हो जाएगा, डिजास्टर रिस्क। अब जिसको पता ही नहीं है पेपर कैसे आना है, इसलिए बता रहा हूँ टेस्ट करो, उससे क्या होगा, आपको ये मिलेगा ज्ञान कि भैया प्रिपरेशन किस तरफ से जानी है। तो ये भी यही हो रहा है यहाँ पे। देखो कितनी आसान होती है, मैं बताऊँ ना, अगर आप समझोगे चीजें बड़ी आसान होती पढ़ाई। और जब आप आंसर लिखते हो है ना, इंटरव्यू में बात करते हो, अगर आप ऐसे आराम से बात करोगे ना, बिल्कुल कि भाई हम मानते हैं कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये किसने बोल दिया है, आईपीसीसी ने बोल दिया है, और यहाँ तक बोल दिया है कि 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, और उस डाटा के ऊपर क्या करेंगे हम, फिर काम करेंगे किसके लिए, डिजास्टर रिडक्शन के लिए। तो हिमाचल इस पे काम कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, क्या हिमाचल को इसके ऊपर काम करना जरूरी है, हिमाचल को बहुत जरूरी है, क्योंकि हिमाचल की जो इकोनॉमी है सारी किस पे डिपेंड करती है, इसी के ऊपर। मेजर रिवर एंड ग्लेशियर्स आर इन हिमाचल रीजन एज इन एसपी एज वेल एज द फॉरेस्ट कवर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो यही बात बोल रहे हैं कि फ्लोरा फोना हिमाचल में बहुत है, बायोडाइवर्सिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ से होती है, रिवर नॉर्थ इंडिया की निकलती यहाँ से है ना। अब इतना कुछ है हिमाचल के पास, और हिमाचल की खुद की भी इकोनॉमी है ना, जैसे हमने कल पढ़ा था क्या, हॉर्टिकल्चर बेस्ड। तो हॉर्टिकल्चर किस क्यों है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ये साबित करता है, और दूसरा क्या है, यहाँ का टूरिज्म है ना। तो ये सारी चीज है यहाँ पे। तो ये देखो, इम्प्लीमेंट दी एसडीजी, कौन सा गोल, 13 गोल, 13वां जो गोल है उसके लिए क्या चाहिए हमें, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द स्टेट। दिस नॉलेज नेटवर्क विल ब्रिंग टुगेदर, पॉलिसी मेकर भी लाएगा साथ में, एडेप्टेशन रिसर्चर लाएगा, प्राइवेट एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाएगा, किसके लिए, टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो हिमाचल के पास ये प्री में भले इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैंने क्वेश्चन निकाला ना कि सरकार कर क्या रही है, तो ये सारे काम सरकार कर चुकी है। ठीक है ना। और उसके बाद सेटिंग अप डिजिटल क्लाइमेट चेंज रेफरेंस सेंटर, और क्या कर दिया, डिजिटल क्लाइमेट, मैंने बताया था ना आपको, डाटा की आज की डेट से बड़ा जरूरी है। तो डाटा किस फॉर्म में अपने पास है, डिजिटल फॉर्म में है ना। और यहाँ पे क्या है, इसके लिए सेंटर कहाँ पे, सेंटर एंड वर्क इज लाइकली टू कंप्लीट इन दी मार्च 2022। इसके लिए शिमला में सेंटर बना हुआ है। प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अब एक क्या बना दिया, प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द नेशनल एडेप्टेशन फंड। ये मैंने पहले पढ़ा था ना, एक पूरा फंड है किसका, नेशनल लेवल पर फंड है ये। अब ये नेशनल लेवल पर फंड क्या बोलता है कि पूरे इंडिया को, कि जहां जहां भी हमने अपनी एडेप्टेशन बढ़ानी है उसके लिए सेंटर से फंड आएगा, और स्टेट में वो काम हो गया, तो वो काम यहाँ के लिए भी हो रहा है। तो किसके लिए आ रहा है, देखो अब प्री के लिए क्वेश्चन बनता है कि अभी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ड्रॉट प्रॉन एरिया, कहाँ कहाँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है ना। तो यहाँ पे नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री है, उसका एक फंड है जिसका नाम क्या है, नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज।
और इसका पहला फंड हिमाचल को आ चुका है, और जिसके तहत कहाँ पे लगा हुआ है काम करने, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया, ड्रॉट पॉन एरिया, द रूरल शिमला, द रूरल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इंक्लूडिंग women are being provided a package of climate smart farm technology। क्या मिलेगा इन लोगों को? क्लाइमेट स्मार्ट फार्म टेक्नोलॉजी। अब कुछ इनको इस तरह के टूल्स दे जाएंगे कि जो उस एनवायरनमेंट में ये काम कर पाए। ठीक है जी। अंडर दिस प्रोजेक्ट फॉलोइंग टारगेट हैव बीन अचीव्ड, कुछ कुछ अचीव कर भी दिया है। तो क्या लगा इसमें? 3 मेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, 1 सोलर बेस्ड LIS लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। एक किस्म है, देखो 3 लगी है, जिसमें से एक किस्म है सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, 35 माइनर इरिगेशन स्कीम एंड स्मॉल पॉन्ड एंड कूल। ये काम हो चुका है उस एरिया में, सिरमौर में। और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। फार्मर ट्रेंड ऑन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, और किसानों को तैयार किया जा रहा है कि कैसे आपको ट्रेनिंग लेनी है ना, क्या क्या आपको टूल्स यूज करना है ना। और साथ में क्या बनाई जा रही है? FPO, है ना। देखो FPO भी हिमाचल में, FPO का एक फंड भी अलग से। और इधर से हेल्प किससे मिल रही है? नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। और साथ में क्या दिए जा रहे हैं? एश्योरेंस फंड दिया जा रहा है, और मॉइस्चर मैनेजमेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो किस पर असर पड़ेगा? मॉइस्चर पे, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, उसकी मैनेजमेंट पे भी बात हो रही है। इंटर क्रॉपिंग फॉर मेज एंड पल्सेस। अब क्या बोल रहे हैं कि अब आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप मेज लगा रहे तो उसके साथ क्या लगा दो? साथ में पल्सेस, है ना। होती है ना, एक होती है मिक्स फार्मिंग, है ना, एक होती है मल्टी फार्मिंग, इंटर फार्मिंग। दोनों फार्म फर्क है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स फार्मिंग, देखो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, याद रखना। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री को साथ जोड़ना। किसके साथ? फार्मिंग के साथ। बट ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग अलग चीज है। इंटरक्रॉपिंग क्या होगा? एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को अटैच करना, ठीक है ना। और जो मिक्स फार्मिंग है उसमें कौन आता है? एनिमल। ठीक है जी। और साथ में क्या बना रहे हैं हम? ग्रीन फूडर बना रहे हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मार्जिनल फार्मर इन रूरल एरियाज हिमाचल प्रदेश ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द लामाथाज पंचायत। कहाँ पे है? सिराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी। तो यहाँ इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है, क्या? सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन करके। कहाँ पे? लंबथाज में। अब देखो ना, एक चीज और है, आपके फिक्स मेन के सिलेबस में एक जगह लिखा है आपका बायोटेक्नोलॉजी, पता ना, वो देखिए आपने सिलेबस, बायोटेक्नोलॉजी भी है। अब लगता है अब हिमाचल के लिए बायोटेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछे कि मेंस की बुक में लिखा भी है कि बायोटेक्नोलॉजी का हिमाचल में स्कोप क्या है? स्कोप समझते हो ना, पोटेंशियल, स्कोप, अपॉर्चुनिटी। तो क्या स्कोप दिखता है आपको बायोटेक्नोलॉजी का? देखो सबसे पहले तो अपने आप में बायोडाइवर्सिटी, एक तो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी सब कुछ आ गया। और दूसरा है हिमाचल का क्या? क्लाइमेटिक कंडीशन। दूसरा क्या हो गया? क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन से भी है। और तीसरी चीज है हिमाचल के पास एक एजुकेटेड कौन? पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी लेबर फोर्स है, वो भी काम करेगी यहाँ पे। और चौथी चीज क्या है कि जो जहां ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे क्या कर सकते हैं हम? बायोटेक्नोलॉजी को इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। और क्लाइमेट बढ़िया है। और अब साथ में सरकार क्या प्रोवाइड कर रही है? बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग दे रही है। ईज ऑफ डूइंग में क्या दे रही है? जैसे सब्सिडाइज रेट पे दे दिया लैंड, सब्सिडाइज रेट पे दे दी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और साथ में क्या है? गवर्नमेंट की एक विल पावर, और सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। और हिमाचल सरकार ने ये बोल दिया कि हमने कुछ ही समय में क्या बनना है? इंडिया की एक रोल मॉडल स्टेट बनना है, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसका मतलब क्या होगा? एंड में हिमाचल किसको देख रहा है? बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री। तो अंत में क्या लगेगी? बायोटेक्नोलॉजी को रिलेटेड कौन सी? इंडस्ट्री। तो एक किसके लिए स्कोप बन गया आगे जाके? इंडस्ट्री के लिए। ठीक है ना। तो अब देखो, अब देखो ना, इसको अगर आप इसी चीज को आप और इनहांस करोगे ना, आप क्या बोलोगे कि अब आने वाले टाइम में क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज होने के साथ क्या हो रहा है
कि जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाली, उसका एक नेशनल एडेप्टेशन फंड है, जिसके तहत हिमाचल में क्या हो गया, फंड आना स्टार्ट हो गया है। तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी की और जरूरत पड़ेगी, तो हिमाचल क्या करेगा, उसके लिए एक अच्छा खासा ग्राउंड बन जाएगा। तो अब देखो जो ये छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे क्या था, इंटरक्रॉपिंग हो गया, है ना, इंटरक्रॉपिंग वाला आ गया, एंड सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रीन फूडर की बात हो गई यहाँ पे। और देखो क्या बोल रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर इन रूरल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश ऑन द बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो किसकी यूज हो रही है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी की। और जिसको कहाँ पे यूज कर दिया गया इन्होंने, लंबाथाज पंचायत ऑफ सिराज एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी। उसके बाद है स्टेट लेवल इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो हिमाचल प्रदेश लीडरशिप अवार्ड भी देती है एक, है ना, इसमें बताया नहीं कितना देती है। अब देखो एक ये भी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से मेंस पर्सपेक्टिव से, क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेज। अब देखो इसमें पता क्या बोल रहे कि हमने क्या करना है कि कुछ विलेजेस को जो अच्छा कर रहे हैं ना, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उन विलेजेस को बोलना है और अच्छा करो, और उसको सरकार भी हेल्प करेगी। और जिस दिन वो विलेज अच्छा करेंगे और दूसरे गांव के लिए क्या बनेगी, वो रोल मॉडल। और वो दो दो जगह काम करना है उन्होंने, एक तो क्या करना है उन्होंने, डेवलपिंग लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है, लो डेवलपिंग ऑफ लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल, क्या मतलब है इसका, लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल का मतलब है कि उस फैमिली का, उस गांव का जो लाइफस्टाइल है ना, वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे वो क्या कर रहे हैं कि मान लो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सभी लोग गाड़ी में नहीं जाते, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। और खेती कैसे करते हो, केमिकल को कम से कम यूज करेंगे, उसकी जगह क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब देखो इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसका इसका मतलब समझते हो आप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब हुआ कि उस गांव का, देखो ये साथ वाला गांव है, और यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस कितनी गई, और यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस कितनी गई, यहाँ से गई 100 यूनिट और यहाँ से गई 10 यूनिट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 10 ज्यादा किसका हुआ, जहां से 100 यूनिट जा रही है, और जहां से कम जा रही हो क्या हो गई, जो अच्छा कर रही है। तो देखो दो लेवल पे काम करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है मॉडल इको विलेज क्या है, तो मॉडल इको विलेज में आप सीधी बात करोगे तो ये किसके लिए काम करेगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। और जो दो फ्रंट पे काम करेगी, किस पे, एक तो क्या करेगी, डेवलपिंग लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल, और दूसरा क्या है, रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाय 50% ऑफ द बेस असेसमेंट फॉर द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम। जब ये लॉन्च हुई थी ना, उस दिन क्या बेस था, उस दिन कितना ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन करते थे वो, और उसको क्या मानेंगे, बेस। और जिस दिन स्कीम लॉन्च हुई थी, जितना वो उस दिन वो करते थे, मिशन करते थे, उससे कितना कट करना है, 50%। और अंडर दिस स्कीम 50 लाख विल बी यूटिलाइज फॉर द ईयर 5। और टिल डेट कितने विलेजेस को आइडेंटिफाई कर दिया है इस स्कीम के अंदर, 15 विलेजेस। नेक्स्ट है जी, सेटिंग अप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो मेंस के लिए और ज्यादा सही है ये, डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। अब एक पता क्या बोल रहे हैं ना, कि जो म्यूनिसिपैलिटी है, एक ना मैं छोटी सी क्लिप से देख रहा था, उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल बताया उसमें ना, तो वो बोलता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि जो म्यूनिसिपैलिटी वाला जो वेस्ट होता है ना, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक जगह डंप होता है। दिल्ली गए हो आप लोग, दिल्ली में देखना आप कितना बड़े पूरा पहाड़ से आता है एक रास्ते में, तो वो किसका पहाड़ है वो बना हुआ, है ना। और इधर भी जाओगे आप, इधर खरड़ वाला एरिया पड़ता है ना, इधर भी एक कूड़े का इतना बड़ा ढेर है। तो अब ये पता क्या बोल रहे हैं कि अगर एक काम किया जाए, छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, जैसे नगर पंचायत है, वहीं पे प्लांट लगे, अगर उस कूड़े को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ना पड़े, उसको इकट्ठा ना करना पड़े, और अगर उस कूड़े को क्या कर दिया, एक जगह छोटे छोटे प्लांट बनाया जाए ना, वहीं पे उसकी रिप्रोसेसिंग की जाए, वेस्ट मैनेजमेंट वहीं की जाए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। अब एक क्या करते होते हैं, एक पूरी जैसे चंडीगढ़ की पूरी सिटी का क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो अब इस पे बड़ा काम किया जा रहा है आज की डेट से, किसके ऊपर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, किसके ऊपर, माइक्रो लेवल पर।
माइक्रो लेवल पर करना बहुत जरूरी है ना। बट हिमाचल में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। हिमाचल में क्या है, एक तो गांव दूर दूर बसे हुए हैं और 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, 95% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है ना। और तीसरे वहां पे वैसे ही बरसात में बारिश आ जाएगी तो सारा ही चला जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है ज्यादा, सिटीज में। तो जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी डेवलप हो जाती है ना, वहां ज्यादा दिक्कत रहती है इसकी। ठीक है जी बात। तो अब 10 डेमोन्स्ट्रेशन म्यूनिसिपल सेंटर बन गया है और ये वेस्ट मैनेजमेंट को काम करेंगे। और having capacity of dispose of approximately 0.5 टन to 5 टन वेस्ट आर being installed, जो कि एक दिन में कितना वेस्ट को वो करेंगे, रिप्रोसेस करेंगे 0.5 से 5 टन। अब देखो जी 10 कौन कौन सी जगह है। ठियोग पता ना, ठियोग कहाँ पर, नारकंडा, कसौल, धर्मपुर सोलन में है, सरकाघाट मंडी में है, चिंतपूर्णी कहाँ पे, नवे की मंडी में, सोलन में नाम है, नैना देवी कहाँ पे, बाला सुंदरी लिखा था पीछे, नाहन में, जोगिंद्र नगर और बैजनाथ पटरोला। अब अगला टॉपिक फिर से स्टार्ट तुरंत, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो ये जो हमने पढ़ रहे हैं ना भी, चाहे इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं चाहे एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं ना, आप इसको जो हमारी मेंस वाली किताब है उसके साथ इसको पूरा अटैच करना है। जब भी पढ़ोगे ना मेंस वाली बुक, वहां पे इन्वायरमेंट का चैप्टर अलग से होगा, डिजास्टर का अलग से होगा, है ना, इंडस्ट्री का अलग से होगा, एग्रीकल्चर का अलग से होगा। तो देखो है तो बुक काफी बड़ी किताब है वो, बट मैं आपको फिर ही बताऊंगा मेंस के लिए ना ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, है ना। उसमें उसमें देखो थोड़ी थ्योरी टाइप दी होगी, बट असल में एग्जाम में क्या लिख पाओगे आप इस डाटा को, है ना। तो आपको इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको आप इतना हल करना ले। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज। और देखो जी इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है, अगर इंडस्ट्री की बात करें, नॉट कंप्लीट सेकेंडरी सेक्टर, कितना था 28% पढ़ा था ना हमने उसमें। तो यहाँ पे कितना लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 30% इन द लास्ट 4 years ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक में। और देखो इंडस्ट्री में पता क्या है, देखो एक बात बताऊं मैं, अब आपका जो मेंस वाला सिलेबस है उसमें ना 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। एक तो बनता है इंडस्ट्री हिमाचल में जो होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट एरिया। थ्रस्ट एरिया समझते हो ना, ग्रोइंग एरिया, जो आने वाले टाइम में क्या बनेगी, हिमाचल की इंडस्ट्री। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हिमाचल में कोयले की इंडस्ट्री लगेगी, लोहे की लगेगी, वो तो पॉसिबल है नहीं है। तो एक हमेशा याद रखना है कौन सा, जो कि इसमें से डाटा निकलेगा आपका, फिर पोटेंशियल एरिया ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अब जैसे पोटेंशियल एरिया में एक अभी 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 हमने डिस्कस किया था, कौन सा वाला, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री। एक तो ये आता है क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आता है हिमाचल के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ काम कर रही है। अब जैसे आईटी सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री है, अब देखो आईटी बेस्ड इंडस्ट्री के लिए हिमाचल में पोटेंशियल है कि नहीं, है ना। क्यों है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी आईटी आईटी इंडस्ट्री कैसी होती है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। देखा ना आपने कोविड टाइम क्या किया लोगों ने, होम स्टे बनाए, तो कई सारे लोग कहाँ चले गए थे, हिमाचल में उन्होंने कमरे लिया और उधर जाके अपना काम करते रहे, है ना। तो इंडस्ट्री के साथ क्या बढ़ेगा, टूरिज्म, है ना। तो देखो ऐसी चीज आपने रिलेट करते रहना यहाँ से। तो एक तो कौन सी इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, और कौन सी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, और स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, है ना, और टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी इंडस्ट्री का क्या है, आने वाले टाइम में पोटेंशियल है हिमाचल के पास। और जो बहुत ही बढ़िया काम करे वो कौन से, देखो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, हेल्थ, पावर, टेलीकॉम एंड आईटी। स्टेट हैज लेड द एम्फेसिस ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पता ना आपको क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हिमाचल इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, किस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और हिमाचल इज प्रमोट क्या, डूइंग ऑफ बिजनेस। डूइंग ऑफ बिजनेस समझते हो ना। अब डूइंग ऑफ बिजनेस के लिए सरकार बड़ा कुछ कर रही है। एक तो हिमाचल की रैंकिंग बढ़ रही है डूइंग ऑफ बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, है ना। दूसरा लॉजिस्टिक बढ़ा रही है अपना, लॉजिस्टिक समझते हो ना,
सड़कें बना रही है, अभी कुछ कुछ प्रपोजल पास हुए, ट्रेन के हुए हैं, और उसके साथ क्या कर रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रही है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन दे रही है, ऑनलाइन 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 होता है ना सारा कुछ आज की डेट से, और सब्सिडाइज रेट पे क्या दे रही है, लैंड दे रही है। सेक्शन 118 में क्या कर दिया है, चेंज ला दिया है, और सब्सिडाइज रेट में क्या दे रही है, लैंड के साथ इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। तो ये सारे क्या बन गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और साथ में क्या करिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मीटिंग्स कर रही है, जैसे धर्मशाला इन्वेस्टर मीट्स हुई है ना। तो ये सारा कुछ इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे अब हिमाचल की खास बात यह है, तो हीज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑनलाइन एप्लीकेशन का काम है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अमेंडेड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इस टाइम कौन सी पॉलिसी है, जो हमारी मेन वाली बुक हमने कौन सी लिखी है, हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पॉलिसी 2019। अब कौन सी पॉलिसी है, 2019 वाली, रूल्स रिगार्डिंग ग्रांट्स ऑफ इंसेंटिव कंसेशन एंड फैसिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट promotion in Himachal Pradesh 2019 to promote the incentivized industry, thereby establishing Himachal Pradesh as a model industrial hill state of the India। टारगेट क्या रखा हुआ है, हमने क्या बनना है, हिल स्टेट का सबसे बड़ा टॉप की स्टेट बनना है। अब देखो नीचे ना डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन लिख रखी है ऐसे ना। अगर देखो इस डेफिनेशन में क्या निकालोगे आप, इसमें निकलेगा विजन। विजन कब के लिए, 2019 के लिए। अब इस विजन में देखो क्या क्या बातें बोल रही है, टू क्रिएट इनेबलिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम समझते हो ना आप क्या होता है, इकोसिस्टम होता है एक चीज दूसरे चीज पे जुड़ के काम करे, है ना। और देखो जैसे अभी अभी बताऊं मैं आपको ना, ये लैपटॉप, ये कैमरा, बोर्ड, क्या है, इकोसिस्टम है ना। अगर इसमें से एक चीज मिस हो जाए तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा सारा सिस्टम। तो इंडस्ट्री के लिए भी ऐसा ही है। तो हमें ऑनलाइन वाला सिस्टम भी चाहिए, सिंगल विंडो वाला सिस्टम भी होना चाहिए, गवर्नमेंट की एक विल पावर होनी चाहिए, अच्छी खासी वहां पे लैंड होनी चाहिए, और अच्छी लेबर फोर्स होनी चाहिए। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पे एक बार इंसान एंटर होगा, उसको लगेगा कि हाँ कि मैं यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल हूँ बिजनेस करने में, ठीक है ना। तो देखो कितनी बढ़िया शब्द यूज किया है, टू क्रिएट इनेबलिंग इकोसिस्टम टू इनहांस अ स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और वो इकोसिस्टम क्या देगा, मैं दोनों चीजें देगा, डेवलपमेंट भी देगा और साथ में क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब साथ में हमारी क्या जिम्मेदारी है, टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। बट हम बदले में क्या करेंगे, किसका ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मेक हिमाचल प्रदेश एज वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो हिमाचल को अल्टीमेटली क्या बनाना है, एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये बोलते हैं 2019 की पॉलिसी, जो कि उससे पहले कौन सी थी, 2004 वाली, जिसको हमने रिवाइज किया है। अब देखो, अब ये पॉलिसी हमने रिवाइज क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हमने कुछ विजन रखे। तो विजन क्या रखे हमने, तो विजन हमने ये रखा, तो सबसे पहले क्या है, एक इनेबलिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, एक कीवर्ड इसमें से ये निकल गया। और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। और तीसरा साथ में साथ एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते हमें क्या इंश्योर करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। और अल्टीमेट गोल क्या है, और हिमाचल को क्या बनाना है, एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। और अगर ये सब कुछ होगा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारी रैंकिंग किससे बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और किस में बढ़ेगी, हमने पढ़ा ना गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस से बढ़ेगी, तो ही सारा कुछ पॉसिबल है। और साथ में क्या चाहिए मेरे पास, एक हमेशा चीज चाहिए क्या, गवर्नमेंट की विल पावर। और गवर्नमेंट की विल पावर तब पॉसिबल है जब हमारे पास क्या होगी, स्टेबल गवर्नमेंट। अगर ऐसी सरकार होगी ना, कभी इधर गिर गई कभी उधर गिर गई, तो ये बात नहीं बनेगी। और साथ में सरकार नौकरियां भी निकालते रहे, सारा ध्यान इस पर दे। डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल एरियाज, अब ये भी आपके सिलेबस में बकायदा लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कितने इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास, 62 इंडस्ट्रियल एरिया इन स्टेट। और अभी जो नया इंडस्ट्रियल एरिया है वो किसको बनाया गया है, वो है चक विलेज, CHA के, चक विलेज इन डिस्ट्रिक्ट उन्ना। तो टोटल कौन कितना है, 62।
और जो लेटेस्ट है वो कौन सा है ना, जैसे परमाणु है, बद्दी है, बरोटी वाला है, इधर अम्ब है, अम्ब है कि अम्ब है ना, कालम्ब है। ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। कुछ जगह कहाँ पे है, उधर है, क्या कहते हैं, कांगड़ा में है। तो अभी नए वाला कौन सा हो गया, चक वाला। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे हिमाचल को बड़ी खुशी होती है हमेशा ही, सोच सोच के, है ना। क्या खुशी होती है, देखो पहले कितना पोजीशन थी हमारी, 16 पोजीशन, अब कितनी आ गई, 7 पोजीशन, रैंकिंग अनाउंस्ड बाय द। अब अगला सवाल निकलता है कि इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बात बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये तो स्टेट लेवल की है ना, जो कौन निकालता है, DPIIT ये निकालता है। और एक होती है इंटरनेशनल लेवल की, उसको कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक, है ना। तो अलग अलग है ना दोनों ही। तो हिमाचल की कौन निकालता है, और उधर इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 60s में आ गया, है ना। हाँ, वो उसमें भी बड़ा अच्छा जंप किया है, बट यहाँ ज्यादा है। तो अब कितनी पोजीशन आ गई, 7th पोजीशन। एंड हिमाचल प्रदेश टॉप रैंक स्टेट अमंग द हिल स्टेट। तो हिली स्टेट के अंदर हम क्या भी टॉप रैंक में है, टॉप इम्प्रूवर्स। अब 2015 के बाद इम्प्रूव सबसे ज्यादा किया है DPPIT गवर्नमेंट ऑफ दिस रैंकिंग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इसको निकालता है, पिछले रैंकिंग कितनी थी, अब रैंकिंग कितनी है। और इसमें हमने सबसे बढ़िया काम किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस समझते हो ना। देखो पहले क्या होता था, अगर कोई इंडस्ट्री किसी ने सेटअप करनी है, उसको पानी वाली क्लियरेंस कहीं और से लेनी पड़ेगी, बिजली वाली कहीं और से लेनी पड़ेगी, पोल्यूशन वाली कहीं से और लेनी पड़ेगी। अब का क्या होगा, एक ही विंडो होगी जहां से उसको सारी क्लियरेंस मिलेगी, पोल्यूशन वाली, वाटर वाली, जितनी भी है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारी क्लियरेंस कहाँ से मिलेगी, एक में। तो इसका ऑफिस शायद यहाँ परमाणु में स्टार्ट कर दिया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस। नेक्स्ट है जी, मिनिमाइजिंग द रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन। और देखो ना, जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन लिख लो आप ना, इसमें लिख लो हिमाचल प्रदेश रैंक्ड 7th in the ease of doing business report. What steps has been taken by government of Himachal Pradesh? What steps has been taken by government of Himachal Pradesh to attain this ranking, and how this ranking is going to help, this ranking is going to help Himachal Pradesh in the इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है ना। तो एक तो सवाल ये बनता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो आगे रैंकिंग, तो ऐसा क्या क्या सरकार ने जैसे इसकी रैंकिंग बढ़ी है, और आगे फ्यूचर में इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा स्टेट के लिए, है ना। तो एक देखो ना, तो सिंगल विंडो की वजह से बढ़ी है, और मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस भी क्या कर दिया, कम कर दिया, J2B J2C, है ना। और हसल फ्री डिलीवरी सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी। और इसकी जो नोडल एजेंसी है इसको काम करने के लिए वो कौन है, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री। और साथ में क्या बना दी, टास्क फोर्स बना दी, जो सिर्फ यही काम देख रही है कि किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसमें, कंप्लायंस में, है ना। अब तो सर सीधा सीएम के बहुत सारे सीएम पोर्टल बना हुआ है, ये बना हुआ है, ऑनलाइन है, इसमें तो 2-4 लिखे हुए हैं, बाकी और भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है जी, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। अब देखो जी, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और हिमाचल के पास उस चीज के लिए पूरी पोटेंशियल है, किसके लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो सभी मैंने बताया था ना आपको, फोकस्ड एरिया कौन से है जहां पे हम इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे IT वाला हो गया, बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसमें से कौन सी हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसकी बहुत पोटेंशियल है हिमाचल के पास, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और फिर से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फिर से क्यों है, क्योंकि एक तो क्या है यहाँ का सुटेबल क्लाइमेट, दूसरी क्या हो गई, गवर्नमेंट की रैंकिंग किस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडाइज रेट पे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है ना। और साथ में हमेशा एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, कौन सी जो एक एजुकेटेड कौन सी है कि लेबर फोर्स मिल जाती है यहाँ पे स्टेट के अंदर ही, मेरा जी बात। और बॉर्डर एरिया भी लगता है। तो अब देखो जी, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो अब देखो ना, एक है आत्मनिर्भर भारत के अंदर अगर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस अगर वर्क करेगी तो क्या हो जाएगा,
आत्मनिर्भर भारत का गोल भी पूरा हो जाएगा। फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर ब्रिंगिंग टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं ना अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको किस में लेके आओ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और इसके लिए 3 इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट कर दिया सरकार ने। एक कौन सी, परमार यूनिवर्सिटी कौन सी वाली, नौणी वाली, और जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी वाली, पालमपुर, और कृषि विज्ञान केंद्र, ये याद रखना कहाँ पे, ये कुकुमसेरी, ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में, इसको लिख लो यहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र। 3 सेंटर बना दिया है जो स्पेशलिस्ट के लिए काम कर रहा है। अब देखो पीएम, प्राइम मिनिस्टर वाली स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। अब पीएम साहब क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जनरेट करो, है ना। तो अब कौन सी स्कीम होगी, देखो ये कीवर्ड आपको याद हो रहा है ना, अब आपको ना वैसे याद होना चाहिए, इतनी बार रिपीट कर लिया हमने, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। जब आप मेंस में आंसर लिख रहे होगे ना, आपके अंदर से आना चाहिए, ऐसे कि मतलब बिना सोचे समझे ये शब्द कौन से वाले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्रेडिट लिंक, क्या हो गया, प्रोग्राम, है ना। ये कीवर्ड है जो आपके आंसर को हेल्दी बनाते हैं। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड 2008 में बाय मर्जिंग 2 स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। और इसके अंदर क्या देती है सरकार, द स्टे अंडर द स्कीम मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज किस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी देती है, 25 लाख से लेकर कितनी, 10 लाख, एक मिनट, सेक्टर इज 25 लाख एंड 10 लाख अंडर द सर्विस सेक्टर। हाँ, 25 लाख इंडस्ट्री के लिए और 10 लाख इसके लिए सर्विस सेक्टर के लिए। और जनरल कैटेगरी को डिस्काउंट वो कितना मिलेगा, सब्सिडी 15 से 25%। बट उनके पास खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 10%। 10% उनके पास इनिशियली खुद की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और बाकी क्या मिलेगा, लोन, और उस लोन में भी सब्सिडी कितनी मिलेगी, 15 से 25%। ठीक है जी बात। तो वो काम करने के लिए ऐसा नहीं कि पूरा ही सरकारी पैसे पे चलेगा, 10% खुद की इन्वेस्टमेंट, बाकी लोन मिलेगा, और उस लोन में सब्सिडाइज कितना होगा। और जो बाकी कैटेगरी है, SC ST OBC, उनको क्या है, 25 से 35% लोन, सब्सिडी लोन पे, और उनके पास अपनी जो कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5%। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेट में, और ब्रिंग टुगेदर वाइडर डिस्पर्ड ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, इंक्रीज द वेज अर्निंग कैपेसिटी। देखो ना एक चीज यहाँ पे लिखी है, ब्रिंग टुगेदर द वाइडर डिस्पर्स ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जो ट्रेडिशनल लोग है ना काम करने के लिए, उनको भी इसमें यूज किया जा सकता है ना। तो हमारी जो पुराने जमाने की कॉटेज इंडस्ट्री है ना, इनको भी फिर से थ्रस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये हमारी स्टेट की स्कीम है, और इसने पेंडेमिक में बड़ा काम किया है। और 60% फ्रंट लोडिंग सब्सिडी, कितनी सब्सिडी यहाँ पे, 60% सब्सिडी। और पहले जो एज थी ना, अब तो जो मेल की है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो मेल की एज अभी भी कितनी है, 18 से लेकर 45 साल तक के लोग इसके अंदर बेनिफिट ले सकता है। बट वुमेन की कितनी कर दी है, 18 से 50। ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है इस साल। तो द एज लिमिट फॉर वुमेन हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 1815 टू 1850। तो उसका मतलब अगर ऐसा नहीं लिखा है तो मेल की कितनी रहेगी फिर से, 18 से 45। हिमाचल स्टेट फूड मिशन, और देखो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के साथ, अब एक बात मैंने आपको पहले बताई है, हिमाचल सरकार क्या करती है, हमेशा जो भी सेंट्रल स्कीम होती है ना, उसके पैरेलली अपनी स्कीम चला देती है। तो जैसे नेशनल मिशन ऑन फूड है, वैसे क्या है, हिमाचल स्टेट फूड मिशन। तो अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, decentralization of implementation of ministry scheme which will lead to substantial participation of the state government and UT। तो उसको आप छोड़ सकते हो अभी फिलहाल। तो 2021-22 में अंडर हिमाचल प्रदेश फूड स्टेट मिशन 14 प्रोजेक्ट वर सैंक्शनड। तो अभी हिमाचल में कितने प्रोजेक्ट पास कर दिए उन्होंने, 14 प्रोजेक्ट। उसके बाद है सेरिकल्चर इंडस्ट्री। सेरिकल्चर क्या होता है, सिल्क 146 कम्युनिटी बेस्ड organization and रेशम साथी है बीन नॉमिनेटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। देखो ना, इससे पहले सर्वे से इस पे सर्वे पता क्या आता था, जो उसके सिल्क के जो रीलिंग सेंटर होते हैं ना, वो पूछे, वो लिखे होते थे, इस बार इसमें लिखे नहीं उन्होंने, है ना।
तो क्या होता है, पिछले वाले सर्वे देख लेना आपने, शायद 5 या 6 रीलिंग सेंटर है, जहाँ देख लेना आपने, शायद 5 या 6 5 या 6 रीलिंग सेंटर है, जहाँ होता है ना, जहाँ उसको बनाते हैं, धागा बनाते हैं उसका। तो उसमें आप ना नोट इसमें लिख लेना साइड में, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले पूछा भी है, और पिछले हर एक इकोनॉमिक सर्वे में वो डाले हुए थे उन्होंने कि कितने रीलिंग सेंटर्स हैं, है ना। तो आप नेट पे सर्च करके इसमें अपनी तरफ से ऐड कर देना कि कितने रीलिंग सेंटर्स हैं। नेक्स्ट है माइनिंग। और देखो माइनिंग का क्या है हिमाचल में ना, माइनिंग एक ऐसा पोटेंशियल एरिया है हिमाचल के पास जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, बट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल बॉटलनेक। इन्वायरमेंटल बॉटलनेक, तो इन्वायरमेंट द्वारा क्रिएट की हुई कुछ प्रॉब्लम्स। अब इन्वायरमेंट ने क्रिएट नहीं करी है प्रॉब्लम, कहने मतलब, क्योंकि हमें ये ऐसा लगता है कि अगर हम माइनिंग को निकालेंगे तो क्या चैलेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट वाला, है ना। अब जैसे मान लो, देखो जैसे आपने देखो जैसे सिरमौर वाला एरिया है ना, वहां पे किसके लिए फेमस है सिरमौर? पत्थर होता है ना वहां पे। आपने एक जगह देखी शायद पिछले साल वहां पे वो भी लैंडस्लाइड्स नहीं हो गए थे नीचे, पूरा का पूरा वो गिर गया था, सड़क गिर गई थी, देखिए, बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हुई थी वो वीडियो। एक पूरा पूरा जो पुल भी नहीं था, सड़क थी, वो सारी की सारी क्या हो गई थी, नीचे गिर गई थी ना वो, अगर देखो बना स्लाइड हो गई थी वो, स्लेट एंड जिप्सम। तो उस एरिया में, क्योंकि वो एरिया मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस एरिया क्या है, बल्कि वो एरिया कभी एशिया का रिचेस्ट विलेज भी था। कौन सा एरिया है तो बता सकता है? मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा उसका, पूरा एरिया है वो, जो व्हाइट वाले पत्थर से निकलते हो, बड़े ऐसे पत्थर, तो उस एरिया से निकलते हो, माइनिंग होती थी उनकी ना। बट अब तो उसको बैन कर रखा है बड़े टाइम से ना, अब कर नहीं सकते वहां माइनिंग। तो अब यही प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर सकते माइनिंग उस पर भी, क्योंकि माइनिंग इसलिए नहीं करते, वहां पे क्या है कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो कौन सी वाली, लैंडस्लाइड वाली, इन्वायरमेंट वाली, है ना। और जैसे रिवर वाला एरिया है, वहां पे क्या है, सैंड वगैरह बड़ा सारा है ना, वो भी नहीं कर सकते। और कुछ और भी रिसोर्सेज है, उनको नहीं कर सकते। जिप्सम के लिए बड़ा सारा पोटेंशियल है, सीमेंट इंडस्ट्री बहुत सारी लग सकती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे। और दूसरा है क्या, जैसे बोलते हैं ना माफिया, सैंड माफिया, ये माफिया है ना, इलीगल जो काम करता है, उसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो जैसे इधर वाला पंजाब के साथ जो बॉर्डर लगने वाला एरिया है, जैसे चक्की खड्ड हो गया, इधर वाला एरिया हो गया, इधर से क्या होती है, स्मगलिंग। तो स्मगलिंग होती है, माफिया है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो इसका असल में जो लॉस हो रहा है, किसका हो रहा है, स्टेट का। तो बहुत सारा निकाला जा सकता है माइनिंग के द्वारा, तो वो रेवेन्यू, बट नहीं निकाल पाते। तो 3 बड़ी बड़ी मैंने बता दी, माफिया हो गया, स्मगलिंग हो गई, और तीसरा क्या हो गया, इन्वायरमेंटल बॉटलनेक। तो अब देखो जी यहाँ पे, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सेव टाइम, तो एंटायर प्रोसेस इसमें डाल दिया है ऑनलाइन। द प्रेजेंटली हैज बीन, द पेनल्टी कितनी कर दी अब यहाँ पे, 25,000 से 50,000, अगर कोई पकड़ा गया ना सर, पर होता, पकड़े भी जाते लोग, छूट जाते हैं फिर। देखो ना, एक प्रॉब्लम पता क्या है हिमाचल में की भी है, जैसे माइनिंग वाला केस होता है ना, खासकर माइनिंग वाला, इसमें पता क्या प्रॉब्लम आती है, 4 डिपार्टमेंट की इसमें सहमति होनी चाहिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट की, माइनिंग इंस्पेक्टर होगा एक, ठीक है, साथ लेकर किसको चलना पड़ेगा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाला भी सेइंग होगी। और कभी भी माइनिंग वाला या फॉरेस्ट वाला अगर किसी माफिया को पकड़ना है, तो साथ में कौन चाहिए उसके, पुलिस, ठीक है ना। और इन सारी बातों को उजागर करने वाली कौन होती है, मीडिया। सारे बात क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा एरिया है माइनिंग वाला, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट की एक से बात बनेगी नहीं, तो उसमें कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, 4 का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, कोऑर्डिनेशन। जब आप आंसर में लिखते हो ना, ऐसी बात लिख सकते हो आप कि इसलिए भी थोड़ा अच्छे से काम नहीं हो पाता, बिकॉज इट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम 4 डिपार्टमेंट। कौन से वाला डिपार्टमेंट, माइनिंग वाला, फॉरेस्ट वाला, पुलिस वाला एंड मीडिया वाला। और ऊपर से डील भी किससे करना है, माफिया से। अब ये क्या करता है, जितनी देर तक
माइनिंग वाला पहुंचता है उतनी देर तक सेटिंग मिटाते हैं फॉरेस्ट वाले के साथ। जब तक फॉरेस्ट वाले के मैं पहुंच गया उतनी देर तक इसके साथ बिठा ले गए, इसके साथ। और सबसे पहले के साथ बिठाते हैं मीडिया वालों के साथ, क्योंकि सबसे पहले कौन जाता है वहां पे, मीडिया। और एक होते हैं और बने हुए क्या है, एनजीओज, है ना, प्रेशर ग्रुप्स। तो सिविल सोसाइटी जो होती है ना वो भी काम करती है। तो हिमाचल में अब इस सिलेबस में एक चीज और लिखी है, प्रेशर ग्रुप्स इन हिमाचल प्रदेश, है ना। शायद जैसे एक सिरमौर में शायद सहारा करके एक ग्रुप है वहां पे ना, जो इसके लिए लड़ता है, किसके लिए, माइनिंग के लिए। अब देखो अब एक स्टेक होल्डर कौन आ गया यहाँ पे, प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप को अगर कुछ उसको दिख गई कोई चीज गलत होते हुए, वो किसको लेके जाएगा, पहले ही मीडिया को। अब मीडिया, हो सकता है मीडिया सेटिंग कर दे पहले, हम आपकी खबर नहीं लगाएंगे, मीडिया चली गई, फिर कौन जाएगा, माइनिंग वाला। उतनी देर में कौन चाहिए, फॉरेस्ट वाला, साथ में कौन चाहिए। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे, कि एक एक से बात नहीं बनती। अगर एक भी पिलर भी लूज हो गया तो वो सारा केस चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो फिर कोई पड़ता ही नहीं फिर चक्कर में ना, जिसको हम बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। पता सबको ही गड़बड़ हो रही है, पर उसके बाद भी क्या कर रहा है, इग्नोर। तो अब सरकार करके आ रही है, बोलते चलो ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, 25,000 रुपए से लेकर कितना फाइन कर दिया, 50,000, और जेल कितनी कर दी, 2 साल की, और बोथ। तो बॉर्डर ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है, कांगड़ा, उन्ना, सोलन एंड सिरमौर, क्योंकि क्या पड़ती है, बॉर्डर स्टेट। तो बॉर्डर स्टेट में क्या होती है, स्मगलिंग इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू कर्ब द इलिसिट माइनिंग, अ कंप्लीट बैन फॉर ग्रांट फॉर मिनरल लीज फॉर ओपन फ्री सेल्स हैज बीन इम्पोज्ड। सरकार क्या करती है फिर, इस चक्कर से क्या करती है, फिर रोक ही देती है, देती नहीं किसी को नहीं। अब इससे क्या होगा, सरकार का लॉस हो गया ना। जो सरकार को रेवेन्यू आना था वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है जी। तो 5 चेक पॉइंट्स अभी सरकार ने बनाए हुए हैं। कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट उन्ना एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो जी 2022 तक क्या है, कितने एंटरप्राइजेज है यहाँ पे, 33,000 एंटरप्राइजेज है। अब एग्जैक्ट देख लेना। और रजिस्टर किसमें, उद्यम पोर्टल के अंदर, आउट ऑफ विच 31,217 आर माइक्रो, और 1,000 क्या है स्मॉल, और 240 क्या है मीडियम। अब यहाँ पे ना, ये आपने पढ़ा, देखो इसकी कैटेगरी होती है, एक माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज है, और दो में आती है, एक आती है मैन्युफैक्चरिंग में और एक आती है सर्विस में, क्लियर है ना बात। तो इनको क्या कर रखा है इन्होंने, ये पूछते कर प्री में क्वेश्चन, कि पहले वाला कैटेगरी क्या थी और अब वाली कैटेगरी क्या है। देखो अब पहले क्या था, 2020 के बाद इसको चेंज कर दिया है। देखो 2006 का जो एक्ट था ना, 2006 का इंडस्ट्रियल एक्ट था, उसके अंदर ही कैटेगराइज कर दिया था 3 तरह की, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। और 2020 के बाद क्या कर दिया, इनकी जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी। और देखो पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो किसको बोलते थे हम, इसमें क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। जो इन्होंने लगाया ना, एक एक फैक्ट्री की क्या हो सकती है, एक कंपनी का क्या होगा, उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी उसके पास मशीन है, कितनी उसके पास इक्विपमेंट्स है, और सारी जो टोटल बनेगी ना वो क्या बनेगी, कंपनी की कॉस्ट। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग पहले कितनी थी, माइक्रो किसको बोलते हम, जो क्या है 25,000 से क्या 25 लाख से कम, मतलब 25 लाख तक। और 25 लाख से 5 करोड़ तक क्या बन गई, स्मॉल। और 5 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक क्या बन गई, मीडियम। इससे ऊपर क्या बन गई फिर, लार्ज, ठीक है ना। और सर्विस सेक्टर में कम है ये। अब सर्विस सेक्टर में के लिए क्या चाहिए, पैसा कम चाहिए, क्योंकि देखो ना, अगर हमने इंडस्ट्री लगानी, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे को तो ज्यादा तो नहीं चाहिए, बट जिसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी उसको तो बड़ा कुछ चाहिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब सर्विस सेक्टर में कितनी है, 10 लाख तक क्या बनेगी माइक्रो, और 10 से 2 करोड़ तक क्या हो गई स्मॉल, और 2 करोड़ से 5 करोड़ क्या हो गई मीडियम। बट अब 2020 के बाद इसको जो चेंज कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ तक क्या हो गई माइक्रो, 1 से 10 करोड़ क्या हो गई स्मॉल, और 10 से 50 क्या हो गई मीडियम।
और उसी तरह से सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ तक क्या हो गई, एक मिनट, ये है ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। अब इसमें होता है ना, एक एनुअल टर्नओवर होता है, एक एनुअल प्रॉफिट होता है ना, तो वो सारा इसमें काउंट करके, तो अभी फिलहाल आप ये याद रखना, तो 5 से 50 करोड़ क्या हो गई, एक मिनट उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अच्छा ये दोनों के बराबर हो गए ना वो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज एंड इंटरप्राइज रिलेटिंग टू सर्विसेज, तो कितनी बनी अभी ये, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितनी है, एक देखो अब कैटेगरी दो अलग हो गए ना, एक होगी इन्वेस्टमेंट बेस्ड, देखो कंपनी कर दी इकट्ठी, अब कोई ना कोई सर्विस अलग है और ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों का क्राइटेरिया एक है, बट कंपनी दो नजर से देखी जाएगी, एक देखी जाएगी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है कितना अपनी कंपनी बनाने में, और दूसरा है कि एंड में उसका टर्नओवर कितना है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ तक क्या हो गई माइक्रो, 1 से 10 क्या हो गई स्मॉल, और 10 से 50 क्या हो गई मीडियम। और टर्नओवर क्या देखेंगे हम, ज्यादा देखते हैं ना, टर्नओवर क्या होता है जो आया और जो गया पूरा ही देखते हैं हम, और टर्नओवर के बाद जो लास्ट स्टेज क्या होती है, नेट प्रॉफिट। तो टर्नओवर में देखो कितना है, 5 करोड़ तक क्या हो गई माइक्रो, और 5 से 10 क्या हो गई स्मॉल 50, और 50 से 250 करोड़ क्या हो गई मीडियम। तो ये क्वेश्चन देखो सर, जरूरी नहीं कि एचएस के लिए बनेगा ये, मतलब हिमाचल जीके को लेकर ही होगी, तो दूसरा जीके वाला भी है, तो ये नए वाली आपने याद रखनी, ये क्वेश्चन बन सकता है। और टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई, गवर्नमेंट हैज लॉन्च द न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब नया उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन 2020 में, जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द ट्रांजैक्शन टाइम एंड कॉस्ट। चलो जी यहीं तक करते हैं आज, आप भी थोड़े से बोर हो जाएंगे, यहाँ से कल कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा रहता है इंडस्ट्री वाला, क्योंकि आगे क्या ना, अब आगे कितना टाइम नहीं लगेगा, अब थोड़े थोड़े चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर है बड़े वाला, वो है सोशल सर्विसेज वाला ना, वो बड़ा है, बाकी तो छोटे छोटे, फिर उसके बाद बजट है, और बजट वही है सारा जो हम सर्वे में पढ़ रहे हैं ना, बजट में कुछ भी नया नहीं होता, बहुत कम होता है उसमें नया। तो अगर आप सर्वे को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे तो बजट में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आसान होता है।